जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सा ऑपरेटर है। नाम पे ही जैसे है इसी पे फोकस रखिएगा। कंडीशनल कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करके फिर आंसर देता है। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ और आंसर देता है। अब कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, इसका सेकंड नाम टर्नरी ऑपरेटर भी है। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में दो ऑपरेटर्स पढ़े थे, बाइनरी एंड यूनरी एंड बाइनरी। अब थर्ड ऑपरेटर आप पढ़े हैं कंडीशनल ऑपरेटर और इसका दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है, जब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है। किसी भी प्रोग्राम में अगर ये ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है दैट्स मीन ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर का या कंडीशनल ऑपरेटर का सेंटेक्स क्या है, कंडीशन कंडीशन पहले लगती है, वो चेक होती है। क्वेश्चन मार्क यही बताता है कि कंडीशन पहले चेक होती है। कंडीशन अगर चेक होती है तो एक्सप्रेशन 1 चलता है। और अगर लेट्स सपोज कंडीशन ट्रू हो गई है, यहाँ पे कंडीशन जो भी दी जाएगी, अभी सेंटेक्स को एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। कंडीशन ठीक होती है तो एक्सप्रेशन 1 आंसर में आता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 का आंसर लिखा जाता है। हमेशा इसके पास दो एक्सप्रेशन ही लिखे जाते हैं अगर एक कंडीशन यूज हो रही हो। लेट्स सपोज ये एक इसी का है, a इज इक्वल टू k इज ग्रेटर देन 15। अगर k की वैल्यू मैं जो भी पुट कर रहा हूँ वो 15 से ग्रेटर होगी तो पहला एक्सप्रेशन चलेगा। और पहला एक्सप्रेशन क्या करेगा, x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आता होगा वो आंसर इसको पास होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे कंडीशन नहीं चलती, तो इस एक्सप्रेशन के बजाय वो इस एक्सप्रेशन के आंसर को आउटपुट में लिख के देगा। अब प्रोग्रामर के लिए इस स्टेटमेंट को समझना और समझाना यूज़र को बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए उसने इस ही पूरे सेंटेक्स की एक्सप्लेनेशन को कन्वर्ट कर दिया है इस चीज़ में। ठीक है, ये चीज़ अब आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडेबल है। और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में सारे प्रोग्राम्स में इसी कंडीशन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब इस कंडीशन को ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। कहते हैं फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है आपने, क्योंकि कंडीशन है और दो एक्सप्रेशन है, तो ये मेरी कंडीशन है और ये मेरे दो एक्सप्रेशन है। अब देखें, इफ k इज ग्रेटर देन 15, अगर k की वैल्यू 15 से बड़ी है तो आप यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे आ जाएं। अब मैं सबसे पहले ना यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर देती हूँ। x की लेट्स सपोज मैं कर देती हूँ 3 और y की पुट कर देती हूँ लेट्स सपोज 2। ठीक है, इट्स मीन 3, अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ ना यहाँ पे, तो एक आंसर लेट्स सपोज यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक आंसर 6 है और यहाँ पे एक आंसर 5 है। लेट्स सपोज ये मैंने सपोज करके वैल्यूज को लिख दिया है। अब के को भी सपोज कर लेते हैं। के मेरे पास लेट्स सपोज आता है 17। ठीक है, यहाँ पे मैं 17 को चेक करती हूँ। एक दफ़ा मैं ज़रा बड़ी वैल्यू दे के चेक करती हूँ और एक दफ़ा मैं छोटी भी दे के चेक करूँगी। अभी मैंने बड़ी वैल्यू दे के चेक किया है 17। यहाँ पे के की वैल्यू क्योंकि मैंने 17 पास की है तो कंडीशन चेक होगी 17 इज ग्रेटर देन 15। 17 15 से बड़ा है तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस स्टेटमेंट के पास। और ये स्टेटमेंट क्या कहती है, x मल्टीप्लाई बाय वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वैल्यू एक को दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 6 आया था। इस मीन ड्राई रन में आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6। अगली स्टेटमेंट के पास आपने जाना ही नहीं है। अगर इसी आंसर ने ट्रू दे दिया और ये स्टेटमेंट जब ट्रू होने के बाद इसी स्टेटमेंट पे आंसर आएगा। अच्छा, तो आपने इस स्टेटमेंट को कब चलना है, तो इस स्टेटमेंट को तब चलेंगे जब ये कंडीशन लेट्स सपोज फॉल्स होती है। पता है वो कब फॉल्स होगी, अगर के जो है ना मैं मैप दे देती हूँ, लेट्स सपोज के की वैल्यू दे देती हूँ 15। अब 15 चेक होगा कंडीशन में, 15 इज ग्रेटर देन 15 तो 15 से ग्रेटर नहीं होता, वो तो उसके इक्वल होता है। इसका मतलब है यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या हुई है, फुलफिल नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद जो लिखी हुई स्टेटमेंट होती है वो अपना आंसर नहीं देती, एल्स ये वाला आंसर देती है। तो वो ये वाला आंसर यानी कि कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो आउटपुट में लिखा जाएगा और वो क्या होगा, 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बार बार अगेन रिपीट कर देती हूँ, कंडीशन ट्रू हो जाएगी
तो पहली स्टेटमेंट आउटपुट में अपना आंसर देगी। लेकिन अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो आपका आंसर कौन सा दिया जाएगा, जो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट का बनता है वो आंसर आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यूनिट 4 और 5 क्योंकि बार बार ये वाली चीज़ वहाँ पे रिपीट होगी, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशन को चेक किया जाता है और फिर स्टेटमेंट्स को लिखवाया जाता है, और दोनों स्टेटमेंट्स को भी नहीं लिखवाया जाता, दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट के आंसर को ही हमेशा लिखवाया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमेशा उससे अगली वाली स्टेटमेंट का आंसर लिखा जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमेशा एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट का आंसर आउटपुट में दिया जाता है। ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अभी हम इस चैप्टर का। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ऑपरेटर की, कि सबसे पहले अगर कोई एक्सप्रेशन हो तो उसमें कौन से ऑपरेटर को पहले चला जाता है, पहले यूज़ किया जाता है, या पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर ही मोस्टली एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक ऑपरेटर ही होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहला काम होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, वैसे आपके पास पूरा ऊपर टेबल गिवन है आपकी बुक में, उस टेबल को आप मेमोराइज कर लें टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम ये मेमोराइज कर लें। तो जो पहला ऊपर से आपके आ रहे हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने सेम एज इट इज़ याद रखने हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीजन, फिर रिमाइंडर, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब देख लें कि ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन की तो प्रेसिडेंस भी सबसे पहले है, तो क्या किया जाए, इन दोनों को एक साथ परफॉर्म करवाया जाए? नो। रूल क्या है कि जब आपके कहीं पे किसी एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेटर्स सिमिलर इस्तेमाल हो रहे हैं और उन दोनों का प्रेसिडेंस भी हाईएस्ट हो, तो आपने क्या करना है, एक टाइम पे एक ही करना है। लेकिन उसका रूल क्या है, आपने लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट, आपने अपनी लेफ्ट साइड पे जाना है और लेफ्ट साइड से काउंट करना है कि कहाँ पे प्रेसिडेंस सबसे पहले आया हुआ है। लेट्स सपोज लेफ्ट साइड से मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे स्टैटिक पहले है, इट्स मीन पहले मैं इसको परफॉर्म कराऊंगी, उसको बाद में करवाऊंगी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आता है आपके पास? 70। 70 माइनस 5, आपके पास मॉडुलस है 3 का, स्टैटिक 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, मॉडुलस ले लेना है। किसका मॉडुलस लेना है? 5 और 3 का। इन दोनों का मॉडुलस लेंगे, मीन्स आप 5 की वैल्यू को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 2। इसका मतलब है जो 2 रिमाइंडर आया वो आपका मॉड होता है 70 माइनस 2। ठीक है, स्टैटिक 4 प्लस 9/3। अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? नेक्स्ट अब आपके 3 ऑपरेटर आ गए, माइनस, मल्टीप्लाई और प्लस। तो अब क्या, किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है इस पूरे एक्सप्रेशन में? मल्टीप्लाई की। तो क्या होगा, 70 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस माइनस या डिवीजन? तो डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। 70 माइनस 8 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। अब इन दोनों ऑपरेटर्स में चेक कर लें कि इन दोनों में सबसे पहले किसकी वो है प्रेसिडेंस ज़्यादा है? सब्ट्रैक्शन की सबसे पहले है। तो 70 माइनस 8 कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 62 प्लस 3। दोनों को लास्ट में प्लस कर दें तो आपका फुल आंसर आ जाएगा 65। दिस इज आंसर। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप बस टेबल अपने चैप्टर का मेमोराइज कर लें। जब आप वो मेमोराइज कर लेंगे पूरा टेबल टॉप टू बॉटम, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बस सबसे पहले आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेटर परफॉर्म करना है, और अगर किसी ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें मोर देन 1 टाइम सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा हो, तो तब क्या करना है, आपने एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू करना है। तो लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला एक्सप्रेशन होगा आप उसको देख के चलेंगे, तो दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए पहले मैंने इसको चला है, इसको नहीं यूज़ किया। सबसे पहले इसी को यूज़ करके आगे फर्दर अपनी प्रेसिडेंस को यूज़ किया है और आंसर दिया है आपको 65। थैंक यू सो मच। ये था आज के आपके चैप्टर का यहाँ पे एंड।
नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स की डिमांड पे था यूनिट नंबर 7, तो नेक्स्ट चैप्टर की जो लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह यूनिट 7 के आपके अपलोड किए जाएंगे। यूनिट 3 को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।